उ ऊ और री के बाद ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। र हल रहेगा। ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर है, इन स्वरों से अलग कोई दूसरा स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। यदि धन अपि, ई के बाद अ आया है, ई से भिन्न स्वर है, अ आया है तो ई का यह हो जाएगा, यहां आधा द बचेगा, फिर मिलाकर यद्यपि बनेगा। इसी तरह से इति धन आदि, इत्यादि नहीं इत्यादि, वही कैसे हो जाएगा, बोलोगे अलग हो जाएगा वही। यदि में भी ई के बाद अ आया है और इत्यादि में ई के बाद आ आया है। देवी धन आगमन है, देव्यागमन, प्रतिधन एक, सुधन अच्छ, इसी तरह से सुधन आगतम, आगतम संस्कृत में होता है और हिंदी में आगत। सुधन आगत स्वागत। प्रभुधन ऐषणा, क्या होगा? प्रभ्वेषणा,
भाई यहां से अगर ऊ निकल गया तो यह केवल भ बचा आधा, और ऊ का हो गया वह, आधा भ, ऊ का हो गया वह, एसड़ा आके जुड़ गया तो बन गया प्रभेषणा। ठीक है। अनुधन आय, क्या होगा? अन्वय। अनुधन अय अन्वय, ये जितने शब्द लिखे जा रहे हैं इसमें से मैक्सिमम बार बार पूछे जाते हैं। वधू धन आगमन, वध्वागमन, ऊ का हुआ हो गया। पितृधन अनुमति, क्या होगा? बनना चाहिए पितृनुमति यार। तो में से री निकल गया, हो गया र के साथ आ जाएगा, पितृनुमति होगा। यस कमेंट, समय का ध्यान रखा करिए यार। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, इसी तरह से पितृधन आज्ञा का पित्राज्ञा हो जाएगा। मातृधन इच्छा, मातृच्छा, और पितृधन इच्छा से पितृक्षा हो जाएगा। तो इस तरह से यण संधि में ई उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या, ऊ का व, और री आता है तो री का र हो जाता है। अयादि संधि, यदि ए ऐ और ओ औ के बाद ये दो संधियां हैं, यण संधि और अयादि संधि, जिसमें पहले आ नहीं है। यण में ई उ के बाद है, और अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ए का अय का आय, ओ का अव, और औ का आव हो जाता है।
ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ने धन अन, बिल्कुल सही। ए का अय हो गया। नए धन अक, अय का आय होगा रे भाई। एक एक उदाहरण से तो काम चल जाएगा। पो धन अन, क्या होगा? और पौधन अन हो गया तो अब बारी आती है व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जगत में त हल है इसलिए व्यंजन है, और नाथ में न है, और ये व्यंजन का नियम है। आगे नियम आएगा कैसे जगन्नाथ हो जाता है। वाक धन ईश, इसमें क का ग हो जाता है इसलिए यह वागीश हो जाता है। अभी नियम में पता लगेगा कि क्यों क्या होता है। व्यंजन संधि का पहला नियम लिखिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में लिखिए क च ट त प और सब हल रहेंगे। क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब ब्रैकेट में लिखिएगा और हल कीजिएगा। ग ज ड द ब या चौथे वर्ण
घ ब्रैकेट में लिखिएगा घ झ ढ ध भ, घ झ ढ ध भ सब हल होगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व, ब्रैकेट में लिखिए, ये हल नहीं होंगे। के किसी वर्ण से होने पर, के किसी वर्ण से होने पर क च ट त प ग झ ढ ध ब घ झ ढ ध ब या य र ल व, इनके किसी वर्ण से मेल होने पर वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वागीश इसका उदाहरण है, वाकधनीश। पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दिक् धन गज, क्या कह रहा है? क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे व्यंजन ग झ ढ ध ब या चौथा वर्ण घ झ ढ ध ब अथवा अंतस्थ य र ल व से अगर मेल होता है तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ वाक जो है, वाक के साथ आप देख रहे हैं ग झ ढ ध ब में से ग है यहाँ। अब ऐसी स्थिति में ये जो क है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चूंकि क हल है इसलिए ग भी आधा होगा और ये ग पूरा है, मिलकर हो जाएगा दिग्गज। बात समझ में आ गई कि नहीं? क च ट त प के बाद ग झ ड द ब घ झ ढ ध भ या य र ल व आता है तो ये पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है। बात समझ में आ रही है ना? इसी का उदाहरण है अभी हमने लिखा वाकधनीश, वागीश। दिक् धन अंत, स्वर है यहां क च ट त प के बाद स्वर आए या ग झ ड द ब आए या घ झ ढ ध भ आए या य र ल व आए तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए यह ग होगा और ग के साथ अ आके मिल जाएगा, दिगंत हो जाएगा। अच धन अंत, अजंत, च का तीसरा वर्ग है ज और स्वर आया है सामने अ।
खट धन आनन, इसको कई जगह है षटकोण का सा, लेकिन इसको ख के रूप में भी उच्चारित करते हैं, लेकिन ख के रूप में उच्चारण जो है सही नहीं है, अमानक है। षट, षट धन आनन, ट के बाद अ है, स्वर है, इसलिए टवर्ग का तीसरा वर्ण ड है। उत धन योग, सत धन गुण, सुप धन अंत, सुप धन अंत, सुबंत और तिंगंत, मालूम है शब्द? सुबंत और तिंगंत ये संस्कृत का शब्द है, शब्दावली वहीं की है। जो शब्द रूप होता है उसे सुबंत बोलते हैं, जो धातु रूप होता है उसे तिंगंत बोलते हैं। शब्द रूप और धातु रूप तो मालूम होगा कि वो भी नहीं पता है? बालक का रूप मालूम है? बालक, बालकौ, बालका, ये शब्द रूप है। बालक, मुनि, लता आदि जो शब्द हैं, इनके जो रूप चलते हैं वो शब्द रूप कहे जाते हैं, सुबंत कहे जाते हैं। और उसका जो प्रत्यय है सु औ जस अम औट सस, इस तरह से रूप चलता है। उन शब्दों के साथ, बालक के साथ वो प्रत्यय जुड़े होते हैं, इसलिए उसके अंत में सुप होता है, इसीलिए सुबंत कहा जाता है। तिंग प्रत्यय धातु रूप में लगता है, तीत अंति सी थ थ मे व म, ये जो है तिंगंत कहलाता है। जो धातु रूप चलते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, उसमें तिंग प्रत्यय लगा होता है, इसलिए तिंगंत कहते हैं। ठीक है। और पद की जो परिभाषा है वो यही है, सुप तिंगंतम पदम। जिनके अंत में सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय लगा हो वो पद कहलाते हैं। शब्द और पद हिंदी में भी हैं। शब्द और पद का क्या अंतर है? शब्द आप कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का मेल अगर सार्थक नहीं है तो वो शब्द कहलाने के योग्य नहीं है। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन पद किसको कहते हैं? कई बार प्रश्न जब पूछा जाता है तो छात्र लिख देते हैं सूर के पद, मीराबाई के पद और तुलसीदास के पद, इस तरह से उसको परिभाषित कर देते हैं। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है
तब पद कहलाता है। अभी हमने संस्कृत में बताया सुप्तिङन्तं पदम, जब रामः लग गया तो मतलब वह कर्ता कारक का एक वचन है, उसके साथ व्याकरण के नियम जुड़ गए, इसलिए वो पद हो गया। तो यहाँ हिंदी में भी जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है शब्द, तब पद कहलाता है। अरे हम कहाँ से कहाँ चले गए जी। जैसे राम, रावण मारा, कुछ अर्थ इसका निकल रहा है। राम रावण मारा। अब इससे पता नहीं चल रहा है कि राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा, कुछ नहीं पता चल रहा है। ये केवल शब्द है, लेकिन पद कब होगा? अभी वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता इसमें नहीं आ पाई है, ये कोई अर्थ नहीं दे पा रहा है। जब आप लिखेंगे राम ने रावण को मारा, अब इसमें वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता आ गई, अब ये पद हो गया। तो शब्द और पद का अंतर अगर कभी पूछा जाए तो इस बात को ध्यान में रखिए कि शब्द सार्थक वर्णों का सार्थक मेल है, लेकिन पद जो है शब्द तब बनता है जब वो वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ठीक है? तो ये व्यंजन संधि का पहला नियम। क च ट त प के बाद अगर ग ज ड द ब घ झ ढ ध ब य र ल व या अन्य कोई स्वर है तो क च ट त प ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? दूसरा नियम लिखिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में लिखिए क च ट त प का मेल, हाँ व्यंजन तभी होगा जब आप उसको हल करेंगे। का मेल किसी अनुनासिक वर्ण प्रायः न और म के साथ होता है। आप न म ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये केवल जानकारी के लिए है कि प्रायः न और म के साथ ही होता है। हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी क च ट त प के आगे अगर न म या पांचवा वर्ण आता है तो पहला वर्ण क च ट त प उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण। क है तो ङ, ट है तो ड़, त है तो न, वो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे वाक धन मय, इसका पांचवा वर्ण क्या है? सही उच्चारण बताइए। अभी कुछ लोग ड़ बोल रहे हैं, कुछ लोग न बोल रहे हैं, कुछ लोग अंगा बोल रहे हैं।
अंग तो जब बच्चों को शुरू शुरू में पढ़ाया जाता है तो उन्हें अंग इसलिए कहा जाता है कि स्पष्ट रूप से वो समझें, लेकिन अब जब आप समझदार हो गए हैं तो उसका उच्चारण सही करना सीखिए। अंग है, अंग नहीं है, ङ। कंठ से उच्चारण होता है ङ। वाङ्मय, वर्णमाला पढ़ाते समय हमने बताया था ड़ ऐसा होता है, ङ ऐसा होता है। इसके बाद भी सही उच्चारण नहीं हो रहा है। कई लोग ड बोल रहे हैं, कई लोग न बोल रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। वर्णमाला पढ़ाने के बाद भी अगर आप ऐसा उच्चारण कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं। षट धन मुख, तो पांचवा वर्ण उसका है ण, ण में परिवर्तित हो गया। तत् धनमय, तत् धनमय से तन्मय होता है और चित्त धनमय, और जगत धननाथ। पहले उदाहरण दे दिया था, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। ये जितने शब्द आपको अभी नोट कराए गए ये सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तीसरा नियम, किसी भी ह्रस्व स्वर ह्रस्व, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल आ का मेल बताया जरूर है लेकिन उदाहरण नहीं दिया है। छ से होने पर, छ छ वाला छ, छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। च जोड़ दिया जाता है। च मतलब हल रहेगा आधा च। स्वधन छंद, स्वर है, स्वर के बाद छ आया है और छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा। स्वच्छंद, परिधन छेद, ह्रस्व स्वर है,
इसी तरह से अनुधन छेद होगा तो अनुच्छेद हो जाएगा, और विधन छेद होगा तो विच्छेद हो जाएगा। चौथा नियम लिखिए, त के बाद यदि ल हो तो त हल रहेगा, तलवार के त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है, त भी हल होगा, ल भी हल होगा, बदलने वाला। जैसे उत धन लाश, त के बाद ल आता है तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। तत् धन लीन, तल्लीन। उत धन लेख, उल्लेख। अगला नियम इसी में लिखिए, चौथे में दूसरा। त के बाद यदि ज झ हो तो त के बाद यदि ज झ हो तो त हल, त को हल कर दीजिए, त ज में बदल जाता है, ज भी हल कर दीजिए। त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। जैसे सत धन जन, उत धन ज्वल, उत धन झटिका, उत धन झटिका। ये शब्द प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन उदाहरण में दिया है तो हो सकता है कि पूछ दिया जाए। अगला नियम उसे में तीसरा लिखिए, त के बाद त हल, त के बाद यदि ट ड हो तो ट ड हल नहीं रहेगा, तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। यदि त के बाद ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। ट होगा तो त जो है ट में बदल जाएगा, आगे ड होगा तो त ड में बदल जाएगा।
इसीलिए क्रमशः लिखा है, त ड में बदल जाता है। बृहत धन टीका, दूसरी तरह से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उत धन डयन, अगला नियम चौथा लिखिए, उसी में चौथा, त के बाद यदि श हो तो, त के बाद यदि श हो तो, तालव्य श, तालव्य श, जिस श का उच्चारण तालु से होता है, शक्कर के श, शक्कर के श समझ में आ गया? तालव्य श कहने से भी समझ में आना चाहिए। त के बाद यदि श हो तो त का च, देखिए दोनों बदलेगा, त का च हो जाएगा और श का छ हो जाता है, श का छ हो जाता है, च छ वाला छ। उत धन श्वास, त का हो जाएगा च, श का हो जाएगा छ, उच्छ्वास, है सही तो होगा, लेकिन नियम यह है कि जिसमें खड़ी पाई होती है आधा करने के लिए उसकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। हलन तो उसके साथ लगाया जाता है जो जिसमें खड़ी पाई नहीं होती, जिसको आधा नहीं किया जा सकता। त के बाद यदि च छ हो तो, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है, त हल होगा, च भी हल होगा। जैसे उत धन चारण, आपको संधि विच्छेद करना मालूम होना चाहिए। व्यंजन संधि में केवल आपको बताना है कि यह व्यंजन संधि है, इसमें नियम 1 2 3 नहीं बताना है, ठीक है। तो व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है अथवा व्यंजन आता है
तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस बात को याद रखिए कि पहला वर्ण उसका व्यंजन होगा, इसके बाद स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। और जो प्रमुख शब्द हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, उसका विच्छेद करने आना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि यह व्यंजन संधि है। जैसे तल्लीन को आपको संधि विच्छेद करना है तो तत् धन लीन आपको मालूम होना चाहिए। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करना है तो जगत धन नाथ मालूम होना चाहिए, तब तो आप बता पाएंगे कि यह व्यंजन संधि है। तो संधि विच्छेद करना आपको मालूम होना चाहिए। सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र, त का च हो जाएगा, श का छ हो जाएगा। सच्छास्त्र, त का च हो गया और श का छ हो गया। त के बाद यदि च छ हो तो हो गया है। अच्छा हाँ, उद्धन चारण। त के बाद यदि ह हो तो त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत्धनहार, त का द और ह का ध, अब मिलाएंगे तो बन जाएगा उद्धार। उद्धार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्धन हृत, ये त संबंधी नियम है। अगर त पहले आता है तो बाद में क्या क्या आता है, किस तरह का परिवर्तन होता है। ये अभी 4, 5 या 6 जो भी नियम है, ये त संबंधी नियम है। अब न संबंधी नियम, यदि ऋषि के री लिखिए, यदि री र और षटकोण के श के बाद, यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है तो ण हो जाता है। ण ण
अण, प्राइमरी के बच्चे बोलते हैं अण, ण। परिधन नाम, प्रधन मान, भूषधन अन, भूषण। ये तो सबको मालूम हो गया। री, र और श के बाद अगर न व्यंजन आता है तो न का ड़ हो जाता है। क्लियर है? अगला है म संबंधी नियम। म का मेल, म हल रहेगा, म का मेल, म का मेल क से म तक, क से म तक मतलब कवर्ग से पवर्ग तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर, किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के, म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे कवर्ग का कोई व्यंजन है तो ङ में बदल जाएगा, चवर्ग का कोई व्यंजन है तो य में बदल जाएगा, टवर्ग का है तो ड़ में, तवर्ग का है तो न और पवर्ग का है तो म। समधन कलन, ये तो संकलन आप लिख दिए, सही है, लेकिन जो नियम कह रहा है उसके हिसाब से संकलन ऐसा होना चाहिए। समधन गति, समधन चय, परम धन तू, परंतु ऐसा नहीं लिखते, इसको ऐसा लिखेंगे तो बड़ा अटपटा दिखता भी है और लिखने में भी लगता है। अरे भाई ये न है, ये सही है, लिखा ऐसे भी जा सकता है लेकिन बहुत अटपटा दिखता है, मैं ये बोल रहा हूँ।
इसलिए इसको कट कर दिया, ये सही है। समधन पूर्ण, कर आप सब ले रहे हैं, लेकिन विच्छेद करने के लिए आएगा तो दिक्कत होती है। अभी आसान जरूर लग रहा है, लेकिन संपूर्ण दे दिया और बोल दिया विच्छेद करके बताइए कौन सी संधि है, तो दिक्कत में आ जाएंगे। कई लोग विच्छेद ही नहीं कर पाएंगे। इसी में दूसरा नियम है म के मेल में। म का मेल, म हल रहेगा भाई। म का मेल यदि य र ल व श श स ह से हो तो, य र ल व, य व र ल नहीं, हाँ, से हो तो य र ल व श श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार के रूप में ही लगाया जाता है या अनुस्वार ही होता है। भाई पहला नियम यह है कि म के बाद यदि क से म तक कोई भी व्यंजन आता है तो जो व्यंजन बाद का है उसी वर्ग के पांचवें व्यंजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब है कि म के बाद यदि य र ल व श श स ह आए तो केवल अनुस्वार ही रहेगा, वो किसी तरह के व्यंजन में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे समधन योग, समधन रक्षक, संधन लाभ, संलाप। यहाँ देख रहे हैं कि जो अनुस्वार है वह अपने उसी रूप में है, म अनुस्वार के रूप में ही है। यहाँ पर कोई पांचवें व्यंजन के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले वाले में था कि उसी वर्ग के पांचवें व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर म जो है अनुस्वार के रूप में ही रहेगा। समधन विधान, आप लोग संविधान पढ़ते हैं इसलिए ये पूछा भी जा सकता है। समधनशय,
समधनहार संहार। सम के बाद य र ल व स स ह, श भर नहीं आया है, बाकी सब आ गया है। श से कोई उदाहरण ही नहीं दिया है। ये म का तीसरा नियम है, और एक और है। म के बाद म आने पर, म के बाद अगर म आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। म के बाद अगर म आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। सम धन मान, नो चेंज। सम धन मति, स संबंधी नियम। स से पहले, सरौता का स ना, स से पहले अ आ से भिन्न, अ आ से भिन्न स्वर हो तो बड़ा इम्पॉर्टेंट नियम है ये, कई बार आपको शब्द शुद्धि में बड़ा सहायक होगा। स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स श में बदल जाता है। स श में बदल जाता है। आ रहा है समझ में? सरौता का स षटकोण के स में बदलता है। जैसे नियम क्या कह रहा है? स के पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर हो तो अ आ से भिन्न यहाँ ई है और यहाँ स है, तो ऐसा भिन्न कोई स्वर आता है तो स जो है वह षटकोण के श में बदल जाता है। विषम आप लिखते हैं तो विषम क्यों होता है ये अब आपको पता चल गया। अगर संधि करते हैं तो वी धन सम होगा और संधि विच्छेद करते हैं तो संधि करते हैं तो विषम हो जाएगा। इसी तरह से वी धन शाद, किसी का नाम होगा तो अपना संधि विच्छेद देख लेगा। सुधन समा, सुषमा क्यों लिखा जाता है ऐसा? इस संधि के नियम के अनुसार। है कोई सुषमा की नहीं है? है। तो ये आपके
व्यंजन संधि के इतने नियम हैं। इन नियमों को अगर आप जान लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे तो व्यंजन संधि आसानी से पहचान जाएंगे। नियम केवल आपकी जानकारी के लिए है। आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ नियम का उल्लेख नहीं होगा। अब अगला है विसर्ग संधि, जो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन अगर शब्द दिया हुआ है विच्छेद करने नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निधन आहार क्या हो जाएगा? निराहार। यहां विसर्ग र में परिवर्तित हो गया। दुहधन आशा है, दुराशा। दोनों में विसर्ग र में परिवर्तित हुआ। तपह धन भूमि, तपोभूमि, यहां जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो गया। मनः धन योग, मन योग नहीं मनोयोग। उच्चारण पूरा किया करिए, और जब पूरा उच्चारण करेंगे तभी आपका वर्तनी सुधरेगा। अब विसर्ग संधि का जो नियम है वह देखिए। ये तो मोटे तौर पर परिभाषा हो गई। पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में और बाद में अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ अ पर ओ की मात्रा। विसर्ग के पहले अ और बाद में अ हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल, विसर्ग के पहले अ है कि नहीं? और विसर्ग के बाद भी अ है। नियम में है कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ वो कंडीशन लागू हो रही है, विसर्ग के पहले अ है और बाद में भी अ आया हुआ है।
इसलिए विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मनोनुकूल, दिख नहीं रहा है क्या वहां तक? अब ये तो बड़ा आसान सा शब्द है, इसमें कौन सा उच्चारण में कठिनाई है? तपह धन बल, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण ब है, इसलिए ओ हो जाएगा। अधः धन गति, एक अधोगति होती है जिसको अधोगति कहते हैं, तो दूसरी क्या होगी? अधोगति का विलोम क्या होगा? अधः का मतलब क्या होता है? अधः का मतलब होता है नीचे, पतन। अधोगति का मतलब पतन होना। अधोगति का विलोम होगा ऊर्ध्वगति, ऊपर की ओर उठना। विलोम शब्द लिखने में यही सावधानी बरती जाती है कि अगर शब्द दिया हुआ तत्सम है तो विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए। अगर शब्द तद्भव है तो विलोम तद्भव होना चाहिए। अगर शब्द दिया हुआ विशेषण है तो विलोम विशेषण होना चाहिए। इस बात का ध्यान नहीं रखते लोग विलोम लिखते हुए, और झटपट जो उत्तर आता है दिमाग में लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तो विलोम में यह सावधानी बरतनी पड़ती है, बाकी तो सब रटने की बात है। मनः धन रथ, मनः धन हर, मनोहर। मैं उदाहरण वही छांट रहा हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसका, इस नियम का अपवाद भी है। पुनः धन मुद्रण, पुनः धन मुद्रण, विसर्ग के पहले अ है और बाद में पांचवा व्यंजन भी है म,
लेकिन यहाँ पर विसर्ग का ओ नहीं होगा, यहाँ विसर्ग का र हो जाएगा। पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण, अंतः धन धान, पुनः धन जन्म। नियम तो वही है लेकिन लागू नहीं हो रहा है। अब दूसरा नियम है विसर्ग का र हो जाता है, तो इसमें नियम यह है, यदि विसर्ग के पहले, हाँ लिखिए, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ या तीसरा चौथा पांचवा बाद में आ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। र हो जाता है, र हल होगा, आधा र ही होगा विसर्ग का, पूरा नहीं। निधन आशा,
नियम देख रहे हैं। बात अगर आप लोगों को बात करनी तो कुछ देर मैं बंद हो जाऊं। निधन आशा, विसर्ग के पहले ई है। नियम क्या कह रहा है? विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो आ को छोड़कर ई है। विसर्ग के पहले ई है और फिर उसके बाद वाला आ, हाँ, तो देख रहे हैं आ है, इसलिए विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। र भी आधा, और आशा जब इसमें आके जुड़ जाएगा तो निराशा हो जाएगा। निह धन धन चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण होने पर भी विसर्ग र में बदल जाएगा। ब तीसरा वर्ण है, वहां भी विसर्ग र में बदलेगा। आशीर्वाद, अब शायद कोई गलत नहीं लिखेगा, आशी ही धन्यवाद है, और वो आशी का विसर्ग जो है र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह र लव भी है। और निधन धारण, यह भी चौथा वर्ण है तो र में परिवर्तित हो जाएगा, निर्धारण। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श, च, छ या श, श, तालव्य श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग का श हो जाता है। श तालव्य वाला श, हल रहेगा, आधा श होगा, विसर्ग का पूरा श नहीं होगा। निह धन चिंत, निधन चय निश्चय हो जाएगा। निधन छल निश्चल, दुहधन शासन, दुहधन चरित्र, दुष्चरित्र। इसमें ऐसा कोई शब्द तो नहीं है जिसे नहीं लिख सकते? दुशासन नहीं लिखाया? विसर्ग का स तो होना है। अभी ये तालव्य स हुआ विसर्ग का। अगला नियम है विसर्ग का षटकोण का स हो जाता है। विसर्ग के पहले ई उ
विसर्ग के पहले ई उ, छोटा ई छोटा उ, ह्रस्व ई ह्रस्व उ, और बाद में विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो, क ख ट ठ और प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, षटकोण का श। हल कर दीजिएगा। हो तो विसर्ग का षटकोण वाला श हल कर दीजिए, हो जाता है। जैसे निह धन कपट, ये जो शब्द आ रहे हैं ये तो इनकी वर्तनी तो ठीक ठाक हो जानी चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। निह धन कंटक, निष्कंटक, धनु धन टंकार, ये पूछा जाने वाला शब्द है। निह धन ठुर, निह धन प्राण, बात बहुत हो रही है भाई। अभी तो जब तक मैं क्लास में हूं मुझसे बात कीजिए, क्लास छूटने के बाद आपस में बात कीजिए। निह धन फल, इसमें भी एक अपवाद है। दुह धन ख, दुष्ख नहीं होगा, दुख ही रहेगा। अगला नियम है विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो, स स दंत्य स, प्राइमरी से ऊपर नहीं उठोगे, सरौता का स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, स हल रहेगा, सरौता का ही स है। हाँ हल रहेगा भाई, विसर्ग का कभी पूरा थोड़ा ही होगा। र भी होगा तो आधा होगा, श भी होगा तो आधा होगा,
षटकोण का स होगा तो भी आधा होगा और सरवता का स होगा तो भी आधा होगा। नमः धन ते, मनः धन ताप, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। दुह धन तर, निह धन तेज और निह धन संताप, निह धन संताप। अगला नियम लिखिए, यदि विसर्ग के बाद र हो तो, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का, आधा अधूरा मत बोला करो भाई, विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसके पहले का जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। इस नियम से होता है निधन रोग से निरोग, और इसी नियम से होता है निधन रस का विसर्ग के बाद यदि र है तो विसर्ग का लोप होगा, उसके पहले की मात्रा दीर्घ हो जाएगी। है हाँ, निधन रज नीरज हो जाएगा। आखिरी में तो चल रहे हैं। ठीक है, याद दिला दिया करिए, हमको याद नहीं रहता। जब मैं इधर लग जाता हूं तो फिर उधर का ध्यान नहीं रहता। यदि विसर्ग से पहले, नेक्स्ट, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः धन एव,
एक ही उदाहरण दिया है। सदैव कैसे यहाँ आ गया? सदा धन एव, ए से आय हो जाएगा। कौन सी संधि है? हैं? वृद्धि संधि है, दीर्घ नहीं है। आखिरी नियम लिख लीजिए, विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में, विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क या प। प्रातः काल ही रहेगा। अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःपुर पता है? कोई गांव होगा। अधः पतन, अधः पतन ही रहेगा। इसका अपवाद है एक, नमः और पुरः, नमः और पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। नमः और पुरः अगर पहले है, विसर्ग है, तो उसमें वह ज्यों का स हो जाएगा। जैसे नमः धनकार, नमस्कार, पुरः धनकार, पुरस्कार। ये दो ही उदाहरण दिए हैं और दो बड़े प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तो इस तरह से आज संधि का समापन हो गया और इसे आप ध्यान से पढ़िए। इसको बंद करो भाई।